दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये है सेट नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में 50 तक के क्वेश्चन हो चुके थे कंप्लीट। आगे वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों जो क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि समर एक व्यक्ति है जिसको 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरे पर यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी गई जिसमें उसे खर्च चलाना था। हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को 6 और दिन तक बढ़ा दिया। नतीजतन उसके औसत दैनिक यात्रा भत्ता में 120 रुपये की कमी आ गई। यानी जो रोज़ वो जितना खर्चा करता था उसमें रोज़ में 120 रुपये की कमी आ गई है। उसके द्वारा स्वीकृत धनराशि मतलब उसके लिए स्वीकृत धनराशि कितनी थी? मान लेते हैं 100 रुपये उसकी धनराशि टोटल थी। अगर 8 दिन का कार्यक्रम है तो 1 दिन का खर्चा क्या हो जाएगा? 8 से भाग कर देंगे, इतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन 6 दिनों तक बढ़ाया गया था, 8 से 14 दिनों का, तो फिर धनराशि उतनी ही रहेगी, लेकिन 8 से 14 दिन का उसका खर्चा मतलब 14 दिन तक चलाना है तो 1 दिन का खर्चा इतना हो गया। अभी जो पहले धनराशि था वो ज़्यादा था, अभी क्या है? कम हो गया। इसका अंतर कितने के बराबर पड़ेगा? जितना एक कम हुआ है, किसके बराबर? 120 के बराबर। ये हो गया अपना इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका 14 और 8 का गुणा हो गया। 14 उधर गया, 8 इधर गया, 14 में से 8 कितना? ये देखिए तिरछा वाला जो होता है ना, 14 में से 8 गया तो कितना मिलेगा? 6x। अपन यहाँ पे इसका गुणा करा के 14x लिखेंगे। 8x, 14 में से 8 गया 6x। ठीक है, वही सेम चीज़ के यहाँ पे लिखा है। और नीचे क्या हो जाएगा? 14 गुणते 8 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बराबर 120 के हो जाएगा। हम यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 कर सकते हैं, ये मिल गया है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, इसका इधर ले जाके गुणा करा लेते हैं। तो 14 दूनी 28 हो गया, कितना हो गया? 28। और एक ही जीरो तो लग ही जाएगा। 8 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8 0 में 0, 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, कितना हो जाएगा? 16 6 22। यानी कि 2240 रुपये क्या होगा? उसका कुल खर्चा रहा था पहले, इतना खर्चा था उसका। क्वेश्चन देखते हैं कि आधारित यानी कि जो हमारा आधार कार्ड होता है उस पर आधारित आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन था? कौन है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ये सुविधा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 रुपये में बेचा है। 26% की हानि यानी 100 में से 26 को हम घटाएंगे। 100 में से 26 गया तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 2 गया 7। 74% बराबर क्या हो जाएगा? 999। 26% की हानि का मतलब यही होता है। 100 में से इसको घटा दिया तो यानी 74% बराबर हमारा क्या हो गया? 999 हो गया। इस वस्तु की लागत मूल हमको यानी कि 100% कितना होगा वो हमको बताना है। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे? यही 99 जो है 999 है, उसमें से 74 से अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसको काटना है। देखिए ये इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 7 14, 37 आ गया। 2 से काट देंगे अपना, ये 50 कर हो जाएगा। अब ये 37 किसी से कटता नहीं, 37 अभाज्य संख्या है। तो अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हो ना हो ये 999 को काटेगा। तो 999 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 111 आएगा। और 111 को अगर 3 से डिवाइड कर लें, क्योंकि वो 3 से कट सकता है, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 से अगर 111 को डिवाइड करें, 111 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए था। तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 और 3 7 21, 37 मिल रहा है। ठीक है, 37 मिल रहा है। जो 111 होता है 9 से डिवाइड करने के बाद 999 को 111 मिला था, और ये गुणते कितना होता है? ये 3 गुणते 37 होता है। तो 37 से 37 कट रहा है, 3 9 27 हमारे पास बच रहा है। 27 और 5 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 27 और 50 का मतलब 27 और 50 का गुणा कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 गुणते अपना ये 50 हो जाता है। जो 50 हमने लिखा है इसी के साथ में ये लिख लेते हैं। ठीक है, 27 गुणते 50 हो जा रहा है। तो एक ही जीरो पीछे लग जाएगा। 5 7 35 का 5 हो गया, एक ही जीरो लग गया पीछे। 5 7 35 का 5 हो गया, यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 3 13, 135। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1350। ये कौन सा? पहला वाला विकल्प हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आंसर आपको मिल जाएगा।
सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 77 वर्ष है। 7 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी थी, तो वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका रहेगा कि हम एक को कोई किसी को भी एक्स मान लेते हैं और दूसरे वाले को 77 माइनस एक्स मान लेते हैं। बहुत परफेक्ट काम कर रहेंगे, ठीक है। अच्छा 7 साल पहले की बात की है तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 7 साल पहले की बात की है, दोनों तरफ -7 कर लेंगे, परफेक्ट। और एक गिनती दूसरे का कितना है, 2.5 गुना हो रहा है, तो हम ये छोटी गिनती में 2 दशमलव, देखिए कोई भी किसी का भी 2.5 गुना हो सकता है। यहाँ पे हमसे कोई ये स्पेसिफिक नहीं कहा है, मतलब कहा तो है लेकिन हम जो मान रहे हैं ये ए माने हैं या फिर ये ए माने हैं, ये हमने निर्धारित नहीं किया है। तो हम किसी भी गिनती में एक तरफ गुणा कर लेते हैं, एक की आयु मिल जाएगी, दूसरा वाला 77 में घटाने के बाद मिल ही जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे 2.5 से एक वाले में गिला, पहले वाले में गुणा कर दिया क्योंकि वो छोटा दिखाई दे रहा था, तो यही आसान पड़ा हमें। 77 में 7 गया तो हमें 70 माइनस एक्स मिल रहा है, और 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 एक्स माइनस 2.5 में 77 से गुणा करेंगे, 25 7 175 होता है, तो 175 हमने लिख लिया और एक अंक पे दशमलव यानी 17.5 हो गया। अब आप जानते हैं कि पक्षांतर करना है, ये एक्स इधर आएगा और 17.7 उधर जाएगा, तो दोनों लोग हो जाएंगे क्या, प्लस प्लस में हो जाएंगे, चिन्ह दोनों के माइनस है, प्लस हो जाएंगे दोनों के। ये एक्स इधर जाके 3.5 एक्स बना लेगा, और ये 70 तो हालांकि है ही यहाँ पे, ठीक है, 70 यहाँ पे है ही, तो ये इधर जाके जब जुड़ जाएगा तो 70.5 उधर रहेगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। डेसिमल एक अंकों पे हट जाएगा बड़े आराम से, और हम इसको 5 से काट सकते हैं। 5 7 35 होता है, 5 से काट देंगे, 5 1 5, और 5 7 35 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 5 25 हो जाएगा। 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 7 दूनी 14 7 5 35। एक्स का मान कितना मिल रहा है हमको, यहाँ पे 25 मिल जा रहा है, यानी एक की आयु 25 मिल गई। हालांकि हमने देखिए बात की थी कि हम एक की निकाल लेंगे, दूसरा वाला 25 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अपन, 52 में नहीं, 52 क्या कर रहे हैं, 77 में 25 को घटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 52। 7 में से 5 गया 2, और 5 में 7 में से 2 गया 5, 52 मिल जाएगा। ये पहला वाला विकल्प आपका मिल गया। अब हालांकि अगर 25 और 52 दोनों दिया होता तब हम सोचते कि और कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ क्या रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे खाली स्थान के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मेंडलीव का आवर्ती फलन था, आवर्ती नियम था, जिन्होंने कहा था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फिर उसके बाद आधुनिक आया, यानी उसमें बदलाव हुआ, तो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन कहा गया। तो मेंडलीव ने पहले तो अपना यहाँ पे परमाणु भार के आवर्ती फलन ही कहा था। अगला प्रश्न है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा द्विखंडन करता। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, एक ऐसी आकृति होती, मतलब ये ऐसा एक उसके जीव होता है। जब इसको क्या कहते हैं कि नया जीव उत्पन्न करना होता है तो पहले इसकी कोशिका विभाजित होती है, 2 भागों में होती है, मतलब सॉरी कोशिका क्या, एक कोशिका हो भी करता है, उसका केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक विभाजन होने के बाद पूरी की पूरी कोशिका विभाजित होती है, यानी 2 खंडों में बदल जाती है। तो इस वजह से द्विखंडन विधि द्वारा ये अपना प्रजनन करते हैं या फिर जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता हुआ वरुण अपने गंतव्य स्थान पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता है तो वरुण 1 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि धीरे चलाएगा तो देरी से पहुंच गया है। तो वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना था, मतलब कितनी डिस्टेंस तक ड्राइव करना था। मान लेते हैं 1 किलोमीटर तक उसे ड्राइव करना है, तो हम भैया एक्स में डिवाइड करेंगे। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल कितना है पहले बार, 48 है। 48 की स्पीड से जाओगे तो कम समय लगेगा, ठीक है, कम समय लगेगा। 42 की स्पीड से जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि गति धीमी की है तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हमने जो ज़्यादा समय लग रहा है उसको आगे लिख लिया, यहाँ पे हमने 42 कर लिया। माइनस बराबर कितना है, इधर 2 मिनट का अंतर, इधर मतलब 1 2 1 3 मिनट का अपने पास। देखिए इनका योगफल करना है, 3 मिनट का हमारा क्या हो रहा है कि इतना गैपिंग हो रही है। अच्छा 3 मिनट को अगर हम घंटे में बदल देंगे तो हमको 60 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अच्छा इसमें 48 का इधर गुणा, 42 का इधर गुणा, तो 48 में 42 गया तो हमको 6x, 48 में 42 गया 6x मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6x बटे क्या 42 गुणते 48, ये हो गया। बराबर इससे कर काट देते हैं
तो 3 दूनी है 6 यानी 1/20 मिल जाता है, 1/20 मिल जाता है। तो 6 सत्ते 42 7 हो गया। अच्छा 2 दहमा 20 होता है, 2 से इसको भी काट ही लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ये हो गया। अब ये 10 क्या है, ये दोनों गिनतियाँ जब गुणा करके ऊपर जाएंगे तो उसको एक अंक पे दशमलव लगाने के काम में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इकाई का स्थान सब में अलग अलग है तो कुछ आ ही जाएगा। 7 चौके 28 इकाई के स्थान पे 8 दिखाई दे रहा है। 8 इनमें कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, केवल पहले वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है। ये जो 10 है वो जिनको जब गुणा करेंगे तो 168 आएगा और एक अंक पे दशमलव लगाने पे काम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहला वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। एक और सवाल आ गई है जहाँ पे 2.5 गुना हो रहा है। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सौरिस अब 25 साल का है, यदि उसका चचेरा भाई 7 साल का है तो कितने साल बाद सौरिस की आयु उसके चचेरे भाई की आयु की 2.5 गुनी होगी। तो सौरिस है अभी 25 का, कुछ साल बाद की बात करेंगे तो उसमें प्लस यक्स कर लेंगे, और उसका जो चचेरा भाई हो 7 साल का है, उसको साल बाद यानी उसमें प्लस यक्स कर लेंगे, और उसके भाई की भाई का वो 2.5 गुना हो जाएगा। तो गुणते यहाँ पे 2.5 गुना, ठीक है, ये हो जा रहा है। यहाँ पे अगर हम 25/10 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और 5 से काटने पर 5 पचम 25, 5 दूनिया 10 हो जाएगा। 2 को इधर ला के गुणा करेंगे तो 25 दूनिया अपना 50 प्लस 2 यक्स हो रहा है बराबर 5 से गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 और प्लस 5 यक्स हो रहा है। 2 यक्स जाके इधर माइनस किया तो 3 यक्स हो गया, 35 इधर जाके माइनस किया तो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और कुल मिला के 15। तो यहाँ से 3 से काटने पर 3 पचे 15 हो जा रहा है, यानी 5 साल बाद ये क्रियाकलाप संपन्न हो सकता है। तो आपका सी वाला तीसरा वाला विकल्प सही हो गया है। अगले जो प्रश्न की बात करेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक विशेष कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है। तो एल होता है 12 और एम होता है 13, यानी 1 प्लस एल के बाद एम, ए के बाद एफ, ए के बाद बी, बी के बाद क्यू, सब जगह एक ही जोड़ा जा रहा है। तो जे होता है 10, 10 के बाद 11 यानी कि के हो जाएगा, यू के बाद वी आता है, एम के बाद एन आता है, पी के बाद क्यू आता है। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प ही हमारा सही हो जाता है, बहुत सिंपल सा है। अगला रीजनिंग की एक श्रृंखला दी गई जहाँ पे आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा वो पूछा जा रहा है। जे हो रहा है अपना 10, एल हो रहा है 12, एन हो रहा है 14, पी हो रहा है 16, और उसके बाद 18 आना चाहिए। 18 जो होता है वो आर का होता है। पहला वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन है लिटमस विलियन या फिर लिटमस पेपर भी किससे निष्कर्षित किया जाता है। तो लाइकेन नामक कवक ये तो होता है शायद, लाइकेन से ये प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। 3 के बाद 2, 2 के बाद 9, यानी कि डबल श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। ध्यान से देखेंगे 3 त्रिक 9, मतलब 3 में 6 जोड़ने पर 9, 9 6 15, 15 15 6 21, 15 6 21, पहला विकल्प हमारा सही हो गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समूह में कौन सा संबंधित नहीं है। कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू काटने के काम में आती है, बाकी सब रखने के काम में आती है। तो डी वाला विकल्प हमारा सही नहीं है, डी वाले पे लगा देंगे अपन सही के निशान। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा गया है कि 800 किलोग्राम वाले एक कार का वेग 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो भाई यहाँ पे जो किया गया है जो कार्य होता है W बराबर, आप इसमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अंतर से निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, यानी कि ऊर्जा यहाँ पे बढ़ रही है। तो हम 10 में से 5 यानी माइनस कर लेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv², और यहाँ पे हम कह सकते हैं हाफ mu² हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा में ये अंतर हो रहा है। 1/2 और m कॉमन हो जा रहा है, तो 1/2 हमने निकाल लिया और m का मान अपना 800 हमने कॉमन ले लिया है। v² अपना क्या है, 10 है, 10 मीटर पर सेकंड हो रहा था, तो v² माइनस 5 पचम यहाँ पे 5 स्क्वायर कर लिया जो प्रारंभिक वेग था। 100 माइनस 5 पचम 25, 100 में से 25 गया तो कितना मिल गया, 75 मिलेगा। कितना मिल गया यहाँ पे, 75 मिल गया, और इसको काटने पे कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 गुणते
क्या हो रहा है 75 हो रहा है। 400 गुणते क्या हो रहा है 75 होता है। गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो तो अपन ऐसे लगा ही लेंगे। 4 से 4 पंजे 20 का जीरो यहाँ से लगे 2, 4 सते 28 2 30 हो गया। कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 के बाद 3 ठो जीरो है यानी 30,000 आप कह सकते हैं। तो 30,000 यानी कि 30 के जूल जो लिखा गया है, जे लिखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य के? चमोली जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में, चमोली या चामोली जिले में ये उपस्थित है, स्थित है। प्रश्न है, क्वेश्चन कहा गया है कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। इस पर लगने वाला शुद्ध बल, नेट बल फोर्स जो होगा वो क्या होता है? तो भाई बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, त्वरण है कितना 4, 4 दूनी ये कितना हो गया 8 न्यूटन का बल लग रहा है। चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी धातु पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, धातु है अल्मीनियम, एल्युमिनियम, एल कह सकते हैं, एल्युमिनियम ये होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु। ठीक है, धरती में, पृथ्वी में। ओके, और अगर आपसे तत्व पूछा जाए, मान लीजिए अगर आपसे तत्व पूछा जाए तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, आप बताएंगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, धरती में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो एल्युमिनियम होती है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये होता है पैरेनकाइमा का ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा? 22 के बाद 2 हो रहा नहीं, 22 के बाद 24 देखेंगे, 24 के बाद 26 देखेंगे, 26 के बाद 28 देखने की कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो आ रही वाला नहीं है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आने वाला है। 6 कौन से में? 3 लोगों में आ रहा है। तो हम अक्षर को भी देख लेते हैं। पी के बाद ओ पी, यहाँ पे देखिए पी होता है 16, ओ होता है 15, और उसके बाद आना चाहिए 14, 14 पे होता है एन मतलब यह चौथा वाला विकल्प अपना सही है। क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? व्यक्तिगत मतलब एक तंत्रिका कोशिका अधिकतम कितनी लंबी हो सकती है? एक खुद की, तो वो 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं के परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होगा। जो छोटी भुजाएं होंगी वो 2 और 2√3 ऐसे ही हो सकती हैं। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे जाएगी और परिवृत्त की जब रचना की जाएगी कुछ इस प्रकार से जाएगा। चारों शीर्षों से होकर के, तीनों शीर्षों से होकर के जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हमसे सही से नहीं बना है, पर मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा कि ये ऐसा कुछ बन जाए। तो यहाँ पे फिर गंदा बन गया, तो ऐसा कुछ जाएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी अर्धवृत्त मतलब ऐसा समकोण पर कोई भी बनता है तो कर्ण उसका व्यास होता है। मतलब कि समकोण त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है उसका व्यास अपना ये उसका जो व्यास होता है यहाँ पे अपना कर्ण होता है समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण 4 दिया गया है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2। त्रिज्या 2 हो जाएगी तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और पाई साथ में लिख जाएगा 4 पाई। 4 पाई कहाँ मिल रहा है? पहले वाले विकल्प में, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई। बात समझेंगे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है कि नहीं होता है? अगर यहाँ पे 90 अंश बना रहा है तो ये अर्धवृत्त पे जाना ही होगा, व्यास उसको बनाना ही होगा, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता। तो अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे हम देखते हैं कि किसी घन की कोर 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में इतनी वृद्धि हो जाती है। घन के प्रत्येक कोर की मूल लंबाई क्या है? हम यहाँ विकल्पों से चेक करेंगे। देखिए हम पहले विकल्प लेते हैं 6। अगर वो 6 रहेगा तो 6 6 36 छक्का 216 होता है। 216 रहेगा पहले तो घन, इकाई के स्थान पे 6 है। अगर इसमें बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा। 10 धाम में 100 धाम में 1000 हो जाएगा।
अब क्या इनका अंतर ये मिल रहा है, तो 10 में से 6 घटाने पर अपना 4 मिलेगा, 8 इकाई के स्थान पे 8 नहीं मिलेगा। तो पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया। दूसरा विकल्प के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 8 है, 8 8 64 अट्ठे 512 होता है, ठीक है, 512 होता है। इकाई के स्थान पे और हम देख लेते हैं, ठीक है, इकाई के स्थान पे क्या होता है अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64 का 4 हो जाएगा, 4 8 32 है, इकाई के स्थान पे 2 हो गया। अगर हम 4 बढ़ा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगी, इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बढ़ी हुई है, ये पहले वाली थी, तो 8 में इकाई के स्थान वाले में अगर 8 में से 2 घटा रहे हैं इकाई के स्थान, तो फिर हमको 8 नहीं मिलने वाला, तो ये दूसरा वाला विकल्प ही गलत हो रहा है। तीसरे वाले विकल्प पे चलते हैं। मान लेते हैं हमारा अगर भुजा होती 7 7 7 49 होता है, 9 हुआ, ठीक है, 7 7 49 9 7 63 यानी क्या इस्तेमाल क्या मिल जाएगा अपना 3 मिल जाएगा। और अगर हमने 4 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331 होता है, यानी कि इकाई स्थान पे आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब इकाई के स्थान पे 1 है तो इसका मतलब इसमें हासिल लेकर के हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाने पे कितना मिल जाएगा 8। इकाई के स्थान पे कौन आ रहा है 8 आ रहा है, यानी अंतर हो पा रहा है ना, यहाँ पे काम बन पा रहा है ना। तीसरे वाले विकल्प के साथ में 7 सेंटीमीटर के साथ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो तीसरा वाला विकल्प अपना सही है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी नहीं जोड़ेंगे, राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई। यहाँ पे चारों विकल्प जो दिए गए हैं वो गलत हैं, तो सही विकल्प खोजते हैं। सो दोस्तों जो सही विकल्प मिल रहा है वो हम यहाँ पे आ गए हैं विकिपीडिया पे। विकिपीडिया पे हम देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी, ये भारतीय मूक फिल्म है, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं थी। इसकी रिलीजिंग डेट यहाँ पे दी गई 21 अप्रैल 1913 में, ये भारत में हुई थी। निर्देशक इसके दादा साहब फाल्के हैं, और इन्हीं के नाम पे जो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम से, ठीक है। यही सबसे पहली फिल्म थे जो भारत में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है विषम को पहचानिए। विषम पहचानिए, यहाँ पे R9, R जो होता है वो 18 होता है, 18 होता है, 8 1 9 हो रहा है। T जो होता है वो 20 होता है, और यहाँ पे तो नहीं हो रहा है भैया, 18 का आधा यहाँ पे 9 दिया गया, 18 का आधा 20 का आधा, जो Z होता है वो होता है 26, 26 का आधा 13 दिया गया। X जो होता है वो 24, 24 का आधा तो अपना नहीं दिया गया भाई, ठीक है, तो यहाँ पे 11 दिया है, इस वजह से D वाला विकल्प अपना हो गया सही। सो दोस्तों जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल है। 25% कर्मचारियों का वेतन, 25% खरीदारी, 25% कर्मचारियों का वेतन, 25% रख रखाव में 50%। तो कंपनी क्या करती है 2 लाख रुपए वेतन भुगतान करती है, यानी कर्मचारियों का जो वेतन है वो 2 लाख रुपए, 25% बराबर 2 लाख रुपए, तो उसका रख रखाव में 50% खर्चा हो रहा है, तो 25 का दुगना हो रहा है, तो 2 लाख का दुगना 4 लाख। कौन सा? चौथा वाला विकल्प सही। बहुत आसान क्वेश्चन। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आती है कि बराबर क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का, एक त्रिभुज है एक समांतर चतुर्भुज है, इनका क्षेत्रफल क्या है बराबर है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो होता है 1/2, आधार हम बेस गुणते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट ले लेते हैं, और बराबर समांतर चतुर्भुज और क्षेत्रफल जो होता है वो बेस यानी कि आधार गुणते ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे उनको ऊंचाइयों का जो है अनुपात निकालना है, हम h1 h2 निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हमको h1 अपॉन, ठीक है, h1 अपॉन h2 निकालना है। अब हमको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधार का 5वां हिस्सा है, आधार का 5वां हिस्सा है, यानी कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जितना भी है उसका 5 गुना होगा अपना समांतर चतुर्भुज का आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए B2 जो है, हम इसको यहाँ पे B1 जो है हम B2 को लिख सकते हैं 5B1 इंटू अपना H2 तो है ही, ठीक नहीं, H2 तो अपना गायब है, उसको तो उधर भेज दिया ना, उसको नहीं गुणा करना है। और यहाँ पे ये इस हिस्से को, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, गुणा 2 कर देगा, और ये B1 अपना नीचे आ जाएगा, इससे कट जाएगा। ये 5 दूनी ये 10, 10 अनुपात 1 मिल रहा है। कौन सा विकल्प हो रहा है? चौथा विकल्प हो रहा है। बात समझ में आ गई?
क्लियर रही बात। क्वेश्चन है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो 9 नवंबर 2016। नोटबंदी को लेकर ये बहुत बड़ी बात है। तो 9 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है पैटर्न में, अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा होगा वही हमको बताना है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हो सकता है। देखेंगे त्रिभुज को हम पहले मिलाते हैं। त्रिभुज का एंगल इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में इधर हो गया, पहले नीचे था फिर इधर हो गया फिर नीचे हो गया है, तो फिर से इधर होना चाहिए। उस डायरेक्शन में कोई नहीं जा रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही झोल हो रहा है। ठीक है, और कुछ देखते हैं, मिलान करते हैं। ये जो ओमेगा का चिन्ह बना था नीचे हो गया फिर ऊपर चला जाना चाहिए। ऊपर देखिए ये ओमेगा का चिन्ह यहाँ पे था, अब की बार नीचे आया फिर थोड़ा सा बगल में खसका, अब की बार यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर हम मिलान करें इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। तो सी वाला विकल्प अपना क्या है, सही है, सी। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है बॉड मास रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दो टोटल पार्ट हमको मिल रहे हैं भाग करने के, उधर आगे पीछे ब्रैकेट में हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो कर लेते हैं 4 तिहाई 12 हो जाएगा -12, और माइनस माइनस यहाँ पे +4 हो जा रहा है। हालांकि मुझे उसको लिखना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे घटाने के बाद क्या मिल गया, -8 मिल जाएगा। पहले वाले पार्ट में मतलब आगे वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे 19 में 44 को घटाते हैं, यानी 44 में 19 को घटाने हैं। तो भाई 14 में से जब 9 जाएगा तो मिलेगा 5, और 3 में से 1 गया तो मिल जाएगा 2। हालांकि वो माइनस में मिलेगा, फिर माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो जाएगा आगे, और अपने पास 25 तो है ही। तो 39 + 25 हो रहा है, इनको ऐड करते हैं, मैं उसको लिख ही क्यों रहा हूँ। तो 9 5 हो जाता है, 14 4 हाथ से लगे 1, 3 2 5 1 6 64 हो रहा है। 8 से भाग करेंगे, 8 8 64 होता है, 8 मिलेगा। हालांकि ये माइनस में था तो माइनस में ही मिल जाएगा, यानी चौथा वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो भैया किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु द्वारा शुद्ध बल के अनुपाती होता है, ये गति का दूसरा नियम दर्शाता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें तो बात ख़त्म हो गई। तो यही हमको दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, जो परिवर्तन की दर होगी वो शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। क्वेश्चन है कि संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो संपीड़ित स्प्रिंग मतलब ऐसा वाला, उसको दबा के रखा गया तो उसमें कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वो छोड़ने के बाद फिर से अपना धक्का देगी, अभी उसके अंदर ऊर्जा संचित है, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा बैटरी में होती है, और विद्युत ऊर्जा अपन करंट में हो ही करती है। गतिज ऊर्जा जो चलते रहते हैं, जिस पिंड में गति के कारण ऊर्जा होती है, जब कोई चल रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो इस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना हुआ है? हुगली नदी पर कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर बसा हुआ या फिर बना हुआ शहर है। क्वेश्चन है कि हामिदा बानो बेगम किसकी माँ थी? वो सम्राट अकबर की माँ थी। अकबर की माँ कौन थी? हामिदा बानो बेगम। सो दोस्तों क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? अगर आप आवर्तों की बात करेंगे कुछ इस प्रकार से, कितने आवर्त होते हैं? टोटल होते हैं 7 आवर्त में, 7 लाइनें खींच लेता हूँ। पहले आवर्त में खाली हाइड्रोजन और हीलियम का रखा है, दूसरे में इधर तो 2 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, ऐसे करके 4 हो जाएंगे, नहीं 4 नहीं और हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 6 कुल मिला के बात ये आती है। अगर हम नीचे वाली आखिरी आवर्त की बात करेंगे 7वें वाले की, तो उसमें पूरे नहीं होते हैं, कुछ आखिरी में खाली छूट जाते हैं, लेकिन छठे में पूरे होते हैं। तो वहाँ पे 32 आपके पास टोटल होते हैं। क्या होते हैं? 32 तत्व मौजूद हैं, 32 तत्व। तो आइए देख लेते हैं पूरा अच्छे से। क्या है भैया कि पहले आवर्त में 2 लोग हैं, दूसरे आवर्त में यहाँ पे टोटल कितने हैं? यहाँ पे हो गया 6 2 8, मैंने गलती कर दी थी, 6 2 8 है। तीसरे वाले में 6 2 8 ही हैं, और चौथे वाले में अपने यहाँ पे कितने हो गए? 18 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कितना ऐड करके रखा है? 5 ही तो ऐड किया है, तो 18 हो जाएंगे। और इस वाले में 5वें वाले में भी 18 हो जाएंगे।
अगले वाले ये जो छठा दिखाई दे रहा है ये लाइन, इसमें आपको 18 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी छठा ही आवर्त है। यहाँ पे देखेंगे ये भी छठा ही आवर्त है। जो यहाँ से देखेंगे ये वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। बात समझ में आई है ना। जो अगला क्वेश्चन है वो है कथन निष्कर्ष से। कथन दिया गया कि साइकिलिंग व्यायाम का एक अच्छा रूप है, बहुत अच्छा रूप है। निष्कर्ष क्या निकलता है, जो साइकिल नहीं चलाते वो स्वस्थ नहीं रहते। ऐसी बात नहीं है भैया, मैं साइकिल अगर ना चलाऊं तब फिर भी मैं स्वस्थ रह सकता हूं और भी काम करके। वे सभी जो साइकिल चलाते हैं वो कभी बीमार नहीं होंगे। भाई मैं साइकिल चलाता भी हूँ और बीमार भी पड़ता हूँ, तो यहाँ पे दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बॉड मास से रिलेटेड है। पहले यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, फिर उधर चलेंगे माइनस करने के लिए। तो 4 दुनिया कितना होता है अपना, 8 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 माइनस 8, यहाँ पे 7 माइनस देखिए 8 हो जाएगा, और अपना ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। तो 7 में से 8 घटाने पे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और जब 1 का इसमें गुणा कराएंगे 8 के साथ तो -8 मिल जाएगा। ठीक है, वापस से 7 में से 8 घटाएं -1, -1 का जब 8 में गुणा करें तो -8। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, चौथा वाला। अगला जो प्रश्न हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फूड चेन कंपनी 2 जोन क्षेत्रों के पिछले 5 वर्षों के लाभों की तुलना करती है और नीचे दिए गए लाइन चार्ट में इसे दर्शाया गया है। अब लाल वाले से जोन 1 को दिखाया जा रहा है, लाल एक जो नीला वाला हरा वाला है उसे जोन 2 को दिखाया गया है। और विकल्पों में से कौन सा चार्ट की सूचना को श्रेष्ठतम चित्रित करता है। अब यहाँ पे सूचनाएं क्या मिलती हैं। पहली सूचना, पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पे देखते हैं 3 वर्षों में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि हुई नहीं, 50% पे ही लाभ चल रहा है, तो ये अपना सही ये दिखा रहा है। अच्छा, कुछ गलतियाँ देख लेते हैं। जैसे कि हमको कहा गया है कि जोन 1 की तुलना में जोन 2 में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1 की तुलना में देखिए 1 में एक बार गिरावट तो हुई है, लेकिन वृद्धि और लास्ट में आखिरी बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। तो काफ़ी जोन 1 की तुलना में जोन 2 में वृद्धि हुई है, तो 2 में वृद्धि तो नहीं हुई है। जोन 1 और जोन 2 में लाभ में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। कोई भी वृद्धि यहाँ पे हो रही है, नहीं हुई ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में लाभ में लगातार कमी आई है, कोई भी लगातार कमी नहीं आ रही है, सब में वृद्धि ही हो रही है। ओके, तो पहला वाला विकल्प ही सही है। क्वेश्चन है कि 5.6 किलोवाट घंटे मतलब कितने जूल होते हैं। भैया 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणते 10 की घाते 6 जूल होता है। तो इसी में गुणा कर लेते हैं अपन किससे, 5.6 से भी देख लेते हैं गुणा करके क्या मिल जाएगा। तो 6 छंग 36 इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है। देखिए 5.6 3.6 6 छंग 36 इकाई के स्थान में हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। घाते 6 तो 8 जो कुछ होगी वो होगी, लेकिन गिनतियां देखेंगे तो हमारे पास ये जो दूसरा वाला विकल्प है खाली उसी में हमको 6 दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं दिखाई दे रहा। अब बाकी आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखेंगे 2 अंकों पे यहाँ पे दशमलव लगेगा, फिर मल्टीप्लाई करके 10 की घाते 6, यानी परफेक्टली काम बैठ रहा है दूसरे वाले विकल्प के साथ में, ठीक है। तो दूसरा वाला विकल्प भी अपना सही है। क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा। विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा, तो जुआन जांग ये एक चीनी विद्वान था जो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए विजयवाड़ा में रुका था। हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 3x² माइनस ax और जस्ट वेट +9 इजकल टू ax² प्लस 2x प्लस 5 का केवल एक आवर्ती हल हो, आवर्ती मतलब दोहराने वाला हल हो, यानी एक ही हल 2 बार आया। चूँकि ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के 2 हल हो सकते हैं, और एक ही हल मतलब आवर्ती का मतलब 2 बार आना, तो एक ही हल 2 बार आता है तो वही एक ही हल माना जाता है। तब एक का धनात्मक पूर्णांक हल क्या, धनात्मक पूर्णांकी हल क्या होगा। देखिए जब आवर्ती एक हल यानी कि केवल एक हल होता है तो b² माइनस 4ac ये भी वित्तकर होता है, ये बराबर होता है 0 के। हालांकि आपको इसी के संदर्भ में हमेशा ही दिया जाएगा, यानी बराबर 0 ही करना होगा जब भी द्विघात समीकरण होता है। तो आपको यहाँ पे
पहले तो बी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो ये कहाँ से मिलता है, अपन जो समीकरण द्विघात समीकरण बनाते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में होता है। इसी फॉर्म में होता है हर एक अपना द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गिनती होती है वो ए होती है, एक्स के साथ में जो गिनती होती है वो बी होती है, और यहाँ पे जो लास्ट में गिनती बच जाती है वो सी होती है। तो इसी में हमको पहले इसको इस फॉर्म में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, देन अप्लाई करना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले बात तो हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इधर उठा लाते हैं, तो 3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ में, तो सॉरी 3 माइनस ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ में। तो ये इक्वेशन बन गया, ओके गॉट इट। प्लस यहाँ पे माइनस ए है एक्स के साथ में, ये 2 आके इधर माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस ए और माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में रख लेते हैं और प्लस एक्स कर लेते हैं, और प्लस सी के लिए करते हैं देखिए 9 में से आके 5 घट जाएगा तो माइनस 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी अगर आप ध्यान से समझेंगे बात को तो ये पूरा ए पार्ट बनता है, ये बी बनता है और ये सी बनता है। तो ये जब बन जाता है तब हमको करना ये होता है कि हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना होता है। बी स्क्वायर की जगह अपन ये करेंगे, यानी कि माइनस ए माइनस बी इस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4a यानी कि अपने ये आगे वाला गिनती 3 माइनस ए माइनस 4ac यानी कि अपना पीछे वाली गिनती 4। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो अपन का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके केवल एक हल होंगे। लेकिन यहाँ पे जब होल स्क्वायर करोगे आप क्या है, फिर से स्क्वायर जाएगा और फिर से द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम विकल्पों को यहाँ पे ट्राई करेंगे, चारों विकल्पों को यहाँ पे रख कर देखेंगे, जो 0 के बराबर ला देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो हमारा 2 दिखाई दे रहा है वही रख कर चेक कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो माइनस 2 मतलब 2 रखने पे ए माइनस में है तो वो भी -2 और -2 मिलकर -4 का वर्ग कितना हो जाएगा अपना 16 मिल जाएगा। और यहाँ पे जब रखेंगे तो भाई 3 माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 4 चौक 16 का नाम 16 यानी कि 16 मिल जाएगा, और ये माइनस होने की वजह से माइनस रख जाएगा। यहाँ वाला माइनस नहीं रहेगा क्योंकि वो क्या हो गया, वो स्क्वायर करने के बाद प्लस हो गया। 16 में 16 जाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है। ये काम तभी हो रहा है जब हमने क्या किया है, ए की वैल्यू को 2 माना है, यानी हमारा चौथा वाला विकल्प करेक्ट है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 98 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि ये मतलब इसके बराबर क्या आएगा। तो अपन यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट दिखा रहा है डेसिमल में, वहाँ पे डेसिमल वाले को सॉल्व करते हैं। क्या ही कर लेंगे देखेंगे, डेसिमल को डेसिमल से हटा दिया, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 2 अंकों के बाद, वहाँ पे जाके लग जाएगा। तो 97 से भाग करने की कोशिश कर लेते हैं, आई थिंक ये कट जाना चाहिए, ठीक है। 97 से हम भाग कर लेते हैं, कई बार जाएगा, ये एक बार जाएगा और अपना कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1 बचेगा। और डेसिमल यहाँ पे लगा है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया है भाई, मैं थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात बता देता हूँ, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, 98 के बाद डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है। तो 97 का नाम 97 हो गया, 1 बचा है, 1 और 9 से कुछ होगा नहीं, ठीक है। डेसिमल लग जाएगा, 1 और 9 से कुछ होगा नहीं, 19 से कुछ होगा नहीं, 0 बढ़ा के पूरी गिनती लेंगे यानी 194 लेंगे। 194 के 7 दूनी 14, आई थिंक ये 2 बार जाएगा, 2 बार, ठीक है, ये 2 बार जा रहा है। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 यानी 2 बार जा रहा है, 1.02 आ रहा है। अपन यहाँ पे ये 50 को क्या करेंगे, 50 से 1 में भाग करेंगे, क्या मिलेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो भाई देखो 50 से जब भाग करोगे तो ये जाएगा नहीं, डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 0 बढ़ेगा, तो 50 दुनिया आ जाएगा, यानी 2 बार, मतलब इतना मिल रहा है, 0.02 आ रहा है। अगर इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो ये दशमलव के बाद वाला पार्ट हट जाता है, यानी 1 अकेले बच जाता है। 1 अकेले बच जाता है तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाता है, अपना दूसरा वाला विकल्प सही हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन यानी एक के बाद एक दिन सैर पर जाना का फैसला करती है। किसी महीने में वह शुक्रवार को शुरू करती है, शुक्रवार को उसने शुरू कर दिया है। निम्नलिखित में से किन दिनों में वह अगले सप्ताह सैर पर जाएगी। आज शुक्रवार को शुरू किया है, ठीक है, तो फिर शनिवार को छोड़ कर के सोमवार मतलब संडे को जाएगी, यानी कि
रविवार को जाएगी, फिर मंडे को छोड़ करके मंगलवार को जाएगी, ठीक है, ट्यूसडे को जाएगी, फिर बुधवार को छोड़ करके अपन बृहस्पतिवार को जाएंगे। तो मंगलवार को लेकर के केवल दूसरा वाला विकल्प सही जा रहा है, फिर बृहस्पतिवार को वही जा रहा है, फिर बृहस्पतिवार को शुक्रवार छोड़ करके फिर शनिवार को जाएगी, यानी कि ये दूसरा वाला विकल्प हमारा सही है। सो दोस्तों क्वेश्चन है कि लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को पार कर लेती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में हमको बतानी है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें वो ट्रेन व्यक्तियों को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी को चलेगी, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है, तो चाल हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले तो अपना चाल ये है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल का अंतर हो जाएगा। ट्रेन की रफ्तार हम ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें से हम 4.5 को माइनस कर लेते हैं और गुणा कर लेते हैं कितना, उसका समय कितना था 8 सेकंड से। अब बराबर कर लेते हैं, अपने पास क्या है ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेते हैं, उसमें से 6 को घटा लेते हैं। 6 क्या है दूसरे व्यक्ति की चाल है, जिसको पार करने में 8.4 सेकंड का समय लगा। हालांकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में भी बदलना होगा, या फिर हम इसको जो हमने समय रखा है इसको हम घंटे में बदल लेते हैं। इस घंटे को बदलने के लिए हम 60 से गुणते 60 से भाग करेंगे, तो दूसरी तरफ भी 60 गुणते 60 से ही भाग होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा हिस्सा कट जाएगा, तो इसको हमको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ठीक है। उसको हमको सेकंड से घंटे में रखना चाहिए, लेकिन अब कट जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसको रखने का। डेसिमल को हटा दिया, यहाँ पे 0 को दूसरी तरफ बढ़ा दिया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया। गुणा करा लेते हैं अंदर, 20 से गुणा करा लेते हैं तो अपना 20 से 100 हो जाता है। और यहाँ पे गुणा कराने पर देखिए पहले तो 0 से दशमलव हट जाएगा, 45 दूनी 90 होता था, यहाँ पे 90 मिल गया। बराबर किस पार आ जाएंगे तो 21 से 100 हो जाएगा, और माइनस से k से गुणा करेंगे, 6 का नम 6 दूनी 12 हो गया है। अब 20 x को उधर पहुँचा देंगे, x हो जाएगा 126 को उधर पहुँचा देंगे, प्लस हो जाएगा 126 में 90 घटाने पर अपना 36 अकेले बचेगा। यानी कि यहाँ पे हमको सब समझ में आ रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है अपनी इस ट्रेन की रफ्तार है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।